सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी महनीय दर्शकों का स्वागत करते हैं। व्यवहार कुशलता, सहकारिता, उदारता, विनम्रता, सादगी, कार्यप्रणाली को लेकर के कुशलता और इसी के साथ नई दृष्टि और नवीन सृष्टि के लिए हम सभी के आदर्श श्री संजय पचपोर जी आज हमारे साथ हैं। आपके बारे में बताते चलें कि आप अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं सहकार भारती के। सहकार भारती जो हम सभी के लिए नया नहीं है, तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे आदरणीय आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं संजय जी हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। और जो टैग लाइन है, जो सहकार भारती के बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार, यहीं से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे कि इसका आशय क्या है, मूलभूत तत्व क्या है सहकार भारती का। जी देखिए, सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि हमारे यहाँ ये हमारे भारत की परंपरा कहो, संस्कृति कहो, भारत का विचार कहो, ये सहकारिता ही रहा है। और लगभग 1904 में अंग्रेजों में इनको कोऑपरेटिव के कानून में बना दिया जी तब से ये कानून की भाषा सहकारिता की चल रही है जी और उसमें हो गया ऐसा कि सहकारिता में सहकारी संस्था तो आरंभ की और संस्था आरंभ करते करते इतने बड़े हो गए कि वो संस्था सह यानी सबके लिए जी लेकिन लोगों ने ऐसा किया, सह यानी सह और थोड़ा सा अंतर किया, सो कर दिया। सो यानी स्वाहा, सहकार का मतलब ही बदल दिया और इसके कारण सहकार भारती 11 जनवरी 1979 में पुणे में आरंभ की जी और उसी समय सहकार भारती ने टैगलाइन ही रखी है, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो ये ऐसा है कि संस्कार के सिवाय सहकार असंभव है जी और इसीलिए टैगलाइन ही सहकार भारती ने बिना संस्कार नहीं सहकार। जब तक संस्कारवान लोग सहकारिता में नहीं आएंगे तब तक सहकारिता से समृद्धि का जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं हो सकता और इसलिए सहकार भारती ने बिना संस्कार नहीं सहकार किया। और सहकार भारती का मूल उद्देश्य यही है कि ये सहकारिता का प्रचार करना, सहकारिता में प्रशिक्षण करना, सहकारिता में अच्छे लोग आए उसके लिए प्रयास करना और सहकारिता के माध्यम से आम व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि करने का प्रयास सहकार भारती करती है। बहुत सुंदर। तो जब बात सहकार की हो या संस्कार की हो तो बरबस ही हम सनातन की बात कर उठते हैं और जब बात सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के मंच से हो रही हो तो सनातन पे चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। संस्कारों की और सहकारिता की जब बात शुरू हो ही गई है तो सनातन जो हमारी परंपरा है, सनातन धर्म ही नहीं है, पूरी एक जीवन शैली है। इस पर आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों के लिए कुछ चाहेंगे। देखिए, सहकारिता ये तो भारत का मूल चिंतन है जी। जैसे सनातन है तो सहकारिता भी सनातन है। और हम पहले के हमारे भारतवर्ष में आप देखेंगे तो मंगलमय के लिए कामना करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता था। तो यज्ञ कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, यज्ञ में समाज के सभी घटकों का सहभाग लिया जाता था और वही तो सहकारिता है जी। तो सब समाज के सब तबके को वो यज्ञ में, हवन में सहभागी करना, ये सहकारिता का ही लक्ष्य है जी। और जैसे हम कहते हैं कि गांव में कभी कोई उत्सव हो, कार्य हो तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं करता था, गांव का हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ा जाता था। पहले हमारे गांव में खेती होती थी तो हर एक के पास बैल जोड़ी नहीं होती थी, तो गांव के सब लोग मिलकर पहले आपकी खेती करेंगे, आपकी खेती का काम हो गया, दूसरी की खेती करेंगे, उसकी खेती हो गई, उसकी खेती करेंगे, एक साथ मिलकर भोजन करेंगे। तो यही तो सहकारिता है। गांव में किसी बेटी की शादी होती थी तो शादी, वो बेटी की माँ बाप को पता नहीं चलता था कि कितने लोगों ने उसके शादी में काम किया है। जी, निश्चित। तो यही सहकारिता, कोई बिस्तर ला के देता था, कोई चारपाई ला के देता था, कोई बर्तन ला के देता था बारातियों के लिए, ये मंगल केंद्र है, ये सब तो अभी आए, पहले तो कुछ नहीं था, हर गांव सहभागी होता था। वही तो सहकारिता है। तो भारत का मूल स्वभाव कहो, भारत की संस्कृति कहो, ये सहकारिता की रहेगी। आप देखिए, व्यक्ति के जन्म के व्यक्ति जन्मा तो उसको सब कम्युनिटी का सहभाग चाहिए। देखिए, उसके जन्म नामकरण है तो नामकरण के लिए भी हर तबके के लोगों को जोड़ा जाता है। घर में घर के नाम रखा ऐसा नहीं होता है। उसका मुंडन करना है तो उसको भी सभी समाज को इन्वॉल्व किया जाता है।
और आदमी के मृत्यु के समय देखेंगे तो आदमी के मृत्यु के समय भी सब समाज की आवश्यकता होती है। जी तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सब सहकारिता में ही बंधे हुए हैं। जी बिल्कुल। और सहकारिता मैंने कहा है भारत का मूल चिंतन है, भारत का स्वभाव है, भारत की संस्कृति है, भारत की विचारधारा ही सहकारिता है। क्या सुंदर उदाहरण दिया। सब कुछ स्मृति पटल पर पुनः हमारे एक बार गुजर गया कि सच में जो हमारी कुछ समय पहले की, कुछ दशकों पहले की अगर बात करें तो हम एक दूसरे के साथ मिल करके अपने सारे संस्कारों का पालन करते थे। और आज तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और साथ ही साथ सबका प्रयास भी होना चाहिए। सबके प्रयास की जब बात आती है तो यहीं पे थोड़ी सी बात खटक जाती है। जब सहकारी जब इस तरीके की संस्थाएं काम करती हैं तो जो प्रयास होते हैं वो किस स्तर पे होते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, ये सब भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं आती रहती हैं। जी देखिए, सहकारिता जो है ये दो प्रकार की सहकारिता है जी। एक सहकारिता है कि सबने मिलकर, सब लोग इकट्ठा आएंगे, 50-100 मेंबर होंगे, उसका 10-11 लोगों का डायरेक्टर बोर्ड होगा, उसका पंजीयन होगा। ये पूर्णतः स्वतंत्र सहकारी संस्था होती है। एक सहकारिता होती है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर्स होता है जी तो जहां गवर्नमेंट का शेयर्स आ गया है वहां गवर्नमेंट तो क्या है, एक हाथ से आपको सहयोग करेगी और दूसरे हाथ से दंडा चलेगा। जी और कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो सहयोग देना है वो बंद होता है, लेकिन दंडा चलाना है वो बंद नहीं होता है। तो सरकार अपना दंडा चलाती है तो वो सहकारिता नहीं रहती है, वो सरकारीकरण हो जाता है। और दूसरा है शुद्ध रूप से कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता। अब देखिए, सहकारिता का प्रिंसिपल, सहकारिता का बायलॉज इतना पक्का है, मैं आपको बहुत सटीक एग्जांपल दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी कोई चुनाव बिना लड़े डायरेक्ट सीएम बने, और सीएम बनने के बाद वो चुनाव लड़े। देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद एमपी का चुनाव लड़े। आप ये कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव का चेयरमैन विदाउट चुनाव हो ही नहीं सकते। ये कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, पहले आप उसका मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने के बाद उसको चुनाव में आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा, चुनकर आना पड़ेगा डायरेक्टर के लिए। डायरेक्टर बनेंगे तो डायरेक्टर बोर्ड उसमें से एक को चेयरमैन बना देगा। डायरेक्ट आप उठकर चेयरमैन बने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये संभव ही नहीं है। इतना मजबूत सहकारिता का स्ट्रक्चर है। लेकिन दुर्भाग्य से लोग क्या है, सरकार की मदद चाहते हैं, और सरकार की मदद जब लेते हैं तो सरकार का दंडा आ जाता है। तो सरकार का दंडा आ गया तो आईएएस ऑफिसर आकर बैठ जाता है, उसका आपको सब पूरा चाम धाम सब करना पड़ता है, और उसी में संस्था का खर्चा बढ़ जाता है और संस्था लॉस में जाती है। बिल्कुल। बिना आपको, आप हमारे देश का सबसे बड़ा मैं सटीक उदाहरण देता हूं, जहां कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है। कुछ समय पहले तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका चेयरमैन था। आप सब जब लोग जानते हैं अमूल को। अमूल क्या है, एक अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हर 100 रुपया देकर उसकी मेंबर बनी है, महिलाएं अधिकतम उसके मेंबर है। और जब एक बार आप अमूल के मेंबर बन जाएंगे तो आपका लाइफ बन जाता है। ये सहकारिता का बहुत बड़ा सूत्र है। वो अमूल आपको गाय और भैंस देंगे, गाय भैंस देंगे तो उनका बीमा भी उतारा देंगे, उसके मालिक किसान का भी इंश्योरेंस करा देंगे। गाय भैंस बीमार पड़ी तो 24 घंटे के आप अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में डॉक्टर भी आ जाएगा। गाय भैंस को खाने में लगता है तो वो भी आपको मार्केट से कम पैसे में आपको खाना दिया जाएगा। ये सब होता है, और आपका दूध परचेस कर ले जाएंगे और फैट के आधार पर उसका मूल्य तय होता है। आज अमूल में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया अमूल। हम लोग सब जानते हैं अमूल का बटर है, दूध है, घी है, उसका आइसक्रीम है, दूध का पाउडर है, चॉकलेट है, और केवल भारत नहीं, भारत के बाहर भी ये जाता है। और ये यहाँ डायरेक्ट नरेंद्र मोदी में कहेंगे मैं कल अमूल का चेयरमैन बनूंगा, तो सॉरी, संभव ही नहीं है। उनको पहले मेंबर बनना पड़ेगा, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर डायरेक्टर बनना पड़ेगा, और डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर बोर्ड उनको चेयरमैन बनाएगा। ये उसकी लंबी प्रोसीजर है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बायलॉज ही उसके लिए संविधान होता है। तो ये इतना मजबूत कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है। क्या बात है। तो पारदर्शिता और इसके साथ साथ नियमबद्धता, ये सहकार भारती के मूल तत्वों में शामिल है। उद्देश्य तो कुछ हद तक स्पष्ट हुआ, कार्यप्रणाली को भी हमने समझा। अब इसके विस्तार को जानना चाहेंगे कि कहाँ तक इसका विस्तार है
और क्यों ये अलग है सरकारी समितियों से, ये कुछ हद तक आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि कुछ और इसको विस्तार दीजिए। जी देखिए, सरकार का ये तो सरकारी शासन है, जी उसके नियम कानून के हिसाब से वो अपना चला लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मालिक कोई नहीं है। जी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका मेंबर ही मालिक है। जी उसका सूत्र ही ऐसा है, एक सबके लिए सब एक के लिए। जी आज आप चेयरमैन है तो कुछ बाद मैं चेयरमैन बनूंगा, कुछ दिन के बाद दर्शक में से कोई भी चेयरमैन बनेगा यदि वो मेंबर है जी तो यहाँ सरकार का नियम नहीं चले, यहाँ वो संस्था का बायलॉ जो है वो ही उसी के लिए संविधान है। जी लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, सहकारिता में पारदर्शिकता नहीं होती है और उसके कारण सब धांधलियां होती है। क्योंकि मेंबर है तो वो केवल अपने रिश्तेदारी को मेंबर बनाएंगे, मेंबरशिप ओपन नहीं रखेंगे। तो क्यों, तो रिश्तेदारी में ही चेयरमैन बने, ऐसा प्रयास होता है और उसी के में ही सहकारिता बिगड़ गई है। जी तो मैं 25 साल से ये शुगर मिल है कोऑपरेटिव, उसका मैं 25 साल से चेयरमैन हूँ। होता है फिर लगता है कि ये मेरे दादाजी चेयरमैन थे, फिर मेरे पिताजी चेयरमैन हो गए, अभी मैं चेयरमैन हूँ। मैं हंसी मजाक में कहता हूँ आगे चित्र लगा दो ना बेटे का। तो यानी ये कोऑपरेटिव बीच में आ गई है, इस प्रकार से परिवारवाद वो कोऑपरेटिव में घुसा है और उसके कारण सहकारिता बदनाम हुई है। और इसलिए सहकार भारती ने कहा है कि बिना संस्कार नहीं सहकार। जी तो संस्कारवान वाले लोग हो गए जो समाज का कुछ करना चाहता है। देखिए, हमारा जो भारतीय संस्कृति परंपरा क्या है, त्याग पर निर्भर है। जी आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। तो सहकारिता ये त्याग सिखाती है। ये डायरेक्टर बोर्ड को डायरेक्ट आर्थिक कोई लाभ नहीं है जी। ये डायरेक्टर बोर्ड जो भी मेहनत प्रयास सब करेगी उसके कारण अंतिम व्यक्ति जो है उसको उसका लाभ होगा। उसका जो मेंबर है उसको डिविडेंड के रूप में होगा। यहाँ प्रॉफिट है, आप कंपनी में प्रॉफिट है तो डायरेक्ट प्रॉफिट मालिक को जाता है। यहाँ मालिक कोई नहीं, मालिक मेंबर ही है। तो जो प्रॉफिट हो जाएगा उस प्रॉफिट का डिविडेंड के रूप में फिर वो मेंबर को मिल जाता है पैसा। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है कोऑपरेटिव। जी बिल्कुल। और इसको अगर बात करें कि उत्पादक जो है, वितरक है और ग्राहक है, जो एक चैनल आर्थिक कड़ी में ये चलता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, तो ये कैसे काम करता है? जैसे अगर कोई इससे जुड़ना चाहे, कुछ नया शुरू करना चाहे, आत्मनिर्भर भारत की जो मंशा भी है, तो कोई नया काम जब हम शुरू करते हैं तो कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या पड़ाव उसके हो सकते हैं? अभी मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं छोटा सटीक एग्जाम्पल इसको दूंगा। ये थोड़ा हमारे यहाँ पंजीयन की सिस्टम थोड़ी गड़बड़ की है सरकार की। हम सरकार के पीछे पड़े हैं, सहकार भारती के कार्यकर्ता, कि ओपन पंजीयन करिए, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए संस्था का। आज 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी है, वो ऑनलाइन पंजीयन करती है और अपनी कंपनी स्टार्ट करती है। यहाँ तो सब मेंबर मिलाकर सोसाइटी बनती है। तो उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 6 महीने साल भर क्यों सरकार लगाती है? उसका भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना चाहिए। और कुछ सरकार ने सहकार भारती की बात मानी है और कई राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात अभी आरंभ हुई है। मैं आपको बहुत एक सटीक एग्जांपल देता हूं। सहकारिता के माध्यम से क्या होता है, जो उत्पादक है उत्पादक को योग्य मूल्य मिलता है और जो उपभोक्ता है ग्राहक उसको योग्य मूल्य में योग्य वस्तु मिलती है। ये सहकारिता का सबसे बड़ा सूत्र है अपने जो कहा हो। यानी बीच का जो 7-8 स्टेप है वो सब हम डाउन कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं मध्य प्रदेश में मुरैना के पास में हमारे सहकार भारती के कार्यकर्ता ने, नरेंद्र भाई मोदी ने एक बार कहा था कि आप मीठी क्रांति के लिए कुछ करिए। आप हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई। तो हमने मधुमक्खी पालन करने वाले जो किसान है उनके लिए हमने प्रयास किया। हमने देखा कि वो मुरैना के पास में किसान जो है मधुमक्खी पालन करते हैं और उनका जो शहद आता है वो शहद जो है बाबा रामदेव है या बड़ी बड़ी डाबर की कंपनियां, ये कंपनियां केवल 60 और 70 रुपए केजी शहद लेते हैं उनसे, किसानों से। और आज बाजार में जाइए, किसी का भी शहद परचेस करिए, कम से कम 400-500 रुपए केजी शहद मिलेगा। इतना बॉटल मिलेगा आपको 50 रुपए में, जिसमें 50-100 ग्राम भी शहद नहीं होगा। ऐसे यानी लेते कितने में है, 70-60 रुपए केजी। तो सहकार भारती के वहां के कार्यकर्ता ने सोचा कि ये किसानों को दाम कैसे उसका दोगुना कर सकते हैं। और वहां के ये जो मधुमक्खी पालन करने वाले उन सब किसानों को इकट्ठा किया, 100-150 किसानों का, उनसे 100 रुपीज मेंबरशिप ली और उसकी मीठी क्रांति नाम से
कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कर दिया जी और उससे क्या होगा, ये सहकारी संस्था ने जितना भी शहद उत्पादन करने वाले किसान है उनसे हमने शहद परचेस करने का निर्णय लिया और हमने पहले दिन क्या किया, हम 140 रुपए केजी से शहद लेंगे, ऐसा हमने हमारा रेट डिक्लेयर किया सोसाइटी का। अभी पहले तो बड़े बड़े कंपनियां थी, वो 70 रुपया 80 रुपया 60 रुपया केजी से लेते थे। अब सहकार भारती ने वहां रेट तय किया कि हम 140 रुपए केजी शहद तय ले लेंगे और हमने जितना किसान शहद उत्पादन करेगा पूरा 140 रुपए से परचेस किया जी और हमने उसको 50 केजी 10 केजी के ऐसे डब्बे पैक किए और वो हमने 200-250 रुपए केजी के हिसाब से कंपनियों से टाइप करके उनको सेल किए। जी लेकिन किसानों को क्या होगा, 70 रुपए से लेके 140 रुपया उनका मूल्य बढ़ गया। जी अभी 1 साल 2 साल 4 साल के बाद हमने क्या किया, हमने शहद लेना वहां से बंद कर दिया। हमने देखा मार्केट में आज पोजीशन क्या है, हमने शहद लेना बंद करने के बाद भी आज मार्केट में 170 से लेके 200 रुपए केजी से शहद व्यापारी लोग उठाते हैं। जी तो हमारा काम क्या हो गया कि जो किसानों का 70-80 रुपये जो मूल्य था शहद का, वो उठाकर हमने उसको 200 रुपए तक लेकर गए। जी तो ये सहकारिता कर सकती है हम्म। और ये हर क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से उत्पादकों को भी लाभ होगा और मैंने आपको कहा कि हमने उसको 10 केजी के डिब्बे में पैक कर 240 रुपए तक उसको हमने बेच दिया। जी जो उपभोक्ता है लेने वाला, उसको भी 500 रुपया देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो भी 200-250 रुपए केजी में उसको शुद्ध शहद मिलने की पोजीशन बन गई। जी ये सहकारिता कर सकती है, दोनों के बीच का बहुत बड़ा माध्यम है सहकारिता और जीवन के हर क्षेत्र में इसी प्रकार से कर सकते हैं। जी दूसरा, मैं एक जगह एक गांव का एग्जांपल देता हूं। मैं मराठवाड़ा महाराष्ट्र में एक गांव था, हर किसान वहां से मुंबई में दिल्ली में मजदूरी के लिए आते थे। एक अध्यापक रिटायर हो गए और वो गांव में चले गए, तो उन्होंने देखा कि गांव से 50-100 किलोमीटर दूरी पर पानी का डैम है, लेकिन गांव के लोगों को खेती के लिए पानी नहीं है, तो लोग दूर दूर चले जाते हैं। क्यों नहीं है? तो वहां से हर एक किसान यदि 100 किलोमीटर से पाइपलाइन करके पानी अपने खेती में लाएगा तो 100 किलोमीटर की पाइपलाइन डालना किसान के लिए मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रिटायर अध्यापक आ गए, उन्होंने 100-150 किसानों को इकट्ठा किया, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी और वहां से 100 किलोमीटर से पाइपलाइन करके पानी गांव में लेकर आए और एक जगह पे लाकर उसको कहा और यहां से फिर आप अपने खेत में पानी लेकर जाइए। तो सब किसान खुश हो गए। 3-4 साल में किसानों ने वहां पर मौसम्बी का बगीचा लगा दिया और अब जो मजदूरी के लिए किसान के बेटे बाहर जाते थे वो सब वापस आ गए और अपनी खेती कर रहे। आज उसमें से आधे से ज्यादा किसानों के पास 4 पहिए की गाड़ियां हैं। तो ये सहकारिता परिवर्तन कर सकती है। जी, तो आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए जो सहकारिता की भूमिका है और सहकार भारती जिस तरीके से काम कर रही है कि पारदर्शिता के साथ उचित मूल्य जो भी किसान हैं या ऐसे वर्ग जो इसके लिए कार्यरत हैं, अपनी क्षमता के साथ उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। और जब बात न्यूनतम समर्थन मूल्य की करते हैं यानी एमएसपी, इसकी चर्चा आजकल देश में बहुत जोरों से चल रही है। किसान मूवमेंट है और यहाँ एमएसपी के साथ साथ और भी बहुत सारी मांगे हैं उनकी। क्या टिप्पणी है आपकी, क्या दृष्टि है आपकी कि ये उचित है या अनुचित है? जी देखिए, मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर किसान को आश्वस्त करा सकता हूँ, सरकार की आवश्यकता नहीं है एमएसपी तय करने की। हम अपनी एमएसपी तय कर सकते हैं और वो कोऑपरेटिव के माध्यम से। आइए, मैं गोवा में भी हमारी बागायतदार खरीदी बिक्री संघ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कर्नाटक में आइए, तुमकुर में तुमकोज नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो अलग क्या होता है यानी सुपेरी, उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटियां है। अब ये जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वही सहकारिता किसानों की आय दुगनी 4 गुना कर सकते हैं सहकारिता के माध्यम से। मैं तुमकुर में गया था, वहां तुमकोज नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वो क्या करती है, उनके सोसाइटी के बड़े बड़े गोडाउन बनाए हैं, किसान आता है अपने सुपारी वहां लाकर डालता है, वो सोसाइटी उसको डालकर मशीन में डालकर उसका ग्रेड बना देती है और उनके थैले पे ग्रेड लिख देती है। और वही सोसाइटी क्या करती है, 40-50 व्यापारियों को बुलाती है, आइए हमारे गोडाउन में सुपारी है किसान भाइयों की, और वो व्यापारी को चार्ट देते हैं। वो ग्रेड के सामने वो हर एक व्यापारी आता है, वो सुपारी टेस्ट करता है और वो ग्रेड के सामने वो सुपारी का मूल्य लिख देता है। फिर ये सोसाइटी क्या करती है, बाहर जो सबसे ज्यादा मूल्य है जिस व्यापारी ने दिया है वो मूल्य डिक्लेयर करती है, आज का सुपारी का मूल्य। तो किसान देखते ये है तो मेरे 100 गुनी सुपारी रखिए,
मैं उसमें से 8-10 गोनी बेच देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए वो मूल्य आ गया, मेरे पैसे की जरूरतमंद भी पूरी होगी जी। और मुझे लगा कि नहीं आज का मूल्य इतना ज्यादा नहीं है और बढ़ने की संभावना है, मैं वेट करता हूँ, तो मैं 2 ही थैले निकाल लूंगा। जी। और चाहे तो नहीं भी निकालूंगा, क्योंकि तो मेरी सुपारी जिस गोदाम में पड़ी है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आज मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मैं सोसाइटी 50,000 रुपए लेता हूँ, सोसाइटी भी खुशी खुशी मुझे 50,000 रुपए देती है। सोसाइटी को मालूम है कि उसकी 2 लाख की सुपारी मेरे पास है, वो जाएगा कहाँ जाएगा, और जब सुपारी को रेट आएगा तब मैं सुपारी बेचूंगा तो वही पैसे वो सोसाइटी में जाएंगे, जो पैसे सोसाइटी ने दिए बचे हुए पैसे मेरे पास आ जाएंगे। तो ये कोऑपरेटिव कर सकता है, मेरा ही गोडाउन है, मेरी जगह है, तो कोऑपरेटिव के माध्यम से गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज। दूसरा एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मैंने जैसे गोवा का बताया, गोवा में क्या होता है, नारियल है, हम जो पानी पीते हैं नारियल का 50 रुपया 60 रुपया, तो वो सोसाइटी क्या करती है, आज नारियल का रेट है, आज हम 20 रुपए से नारियल लेंगे किसान से, और उनकी गाड़ी जो है किसान के खेत से घूमती है, तो मैं नारियल निकलता हूँ, आज मुझे मान लो 2,000 रुपए की जरूरत है, मैं क्या करूंगा 50-100 नारियल निकाल कर दे दूंगा, चलो मेरी आज की जरूरत पूरी हो गई, वेट करता हूँ कल और रेट बढ़ेगा, जब रेट ज्यादा रहेगा तब ज्यादा नारियल उनको दूंगा। वो सोसाइटी क्या करती है, आज आपका नाम लिखा है, आपका आपके सामने नारियल लिखेगी, आज का रेट लिखेगी, इज इक्वल टू उतना पैसा आपका है, कभी भी उठा कर लेकर जाओ आप। तो इसके कारण क्या होगा है कि जो रेट सोसाइटी तय करती है उससे ज्यादा रेट से ही व्यापारी को लेना पड़ता है, क्योंकि तो किसान को हमको तो खुशी है, सोसाइटी ने रेट तय कर दिया है, उससे ज्यादा कोई पैसा दे रहा है किसान को तो हमको खुशी है, नहीं दे रहे तो मिनिमम उतना रेट हम दे रहे हैं, हमने तो एमएसपी तय की है, सरकार की तो जरूरत ही नहीं है हमको। क्या बात है, ये हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब बात समर्थन की हो कि हमारे साथ कोई खड़ा है, कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, तो जो खुशी होती है, जो आश्वासन होता है, उसकी जो हम परिभाषा अगर गढ़ने की कोशिश करें तो उस खुशी को हम जाहिर नहीं कर सकते शब्दों के माध्यम से। और बात अब एक और जरूरी जो हमारे भारत देश की, क्योंकि यहाँ योग्यता, क्षमता की और श्रम संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना देश इसको पूरी तरह से शायद यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे जो कारण है उसे खंगालने की कोशिश करते हैं। पलायन एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, जो हमारी की योग्यता, स्किल है वो बाहर जा रही है। गांव की बात करें तो शहर, और शहर की बात करें तो वो विदेशों में जो है। इसको लेकर के सहकारिता कैसे काम कर रही है, किसे रोका जा सके? जी देखिए, 2 चीजें उसमें, जो पढ़ाई के लिए जा रहे स्टूडेंट्स वगैरह उसको तो सहकारिता आज संभव नहीं है रोकना, लेकिन रोजगार के लिए यदि कोई युवा जाते हैं भारत के बाहर या भारत बड़े गांव से बड़े सिटी में, तो उसको सहकारिता रोक सकती है। मैं उसके कई एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि तो सहकारिता के माध्यम से गांव में, सहकारिता एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा सूत्र है कि सहकारिता से आपको रोजगार दे सकती है। सहकारिता गरीबी कम कर सकती है, सहकारिता गांव का विकास कर सकती है, सहकारिता महिला को आत्मनिर्भर बना सकती है, सहकारिता ये गांव को भी समृद्ध बना सकती है। अब ये कैसे है, तो एक किसान नहीं कर सकता। हमारे यहाँ समस्या वही आती है कि किसान सबको, एक किसान कैसे करेगा, तो किसान को संगठित होना पड़ेगा। आज क्या है, भूमि भी आज टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गई है। पहले मेरे परिवार में 10 लोग थे और मेरे यहाँ 100 एकड़ भूमि थी, तो अभी 10 भाई है तो 10-10 एकड़ बांट ली, फिर 10 भाइयों के 2-2, 3-3 बेटे हो गए तो वो और नीचे बांट गए, तो अभी उनको सब खेती करना भी असंभव है। तो इसलिए मैं अच्छा एक प्रिंसिपल बताऊंगा कि सहकारिता के माध्यम से खेती कृषि करनी चाहिए। आपको ट्रैक्टर आप एक किसान नहीं ले सकता है, तो हमने कहा कि गांव की जो सोसाइटी है, विकास सोसाइटी होती है, वो ट्रैक्टर ले सकता है, आपको रेंट पे मिल जाएगा, एक दिन यूज करो। हार्वेस्टिंग का मशीन ले लिया, 2,000 रुपया दिन भर का किराया लिया, 2,000 में पूरी 10 एकड़ की मेरी भूमि का मैंने काम कर लिया, तो जरूरत नहीं मुझे 20 लाख 25 लाख का यंत्र परचेस करने की। गांव की सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ये सब कर सकती है। आज भारत में ऐसे हजारों पैक्स कहते हैं उसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो है कि जिनकी जो ऐसे अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है, ये सोसाइटी के माध्यम से गांव में कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, गांव में आप गोडाउन बना सकते हैं, गांव में आप फूड प्रोसेसिंग के यूनिट आप डाल सकते हैं, कई प्रकार के। मैं देखता हूँ कई टमाटर आते हैं, इतने टमाटर आते हैं कि 2 रुपए केजी भी कोई उठाता नहीं है और कभी कभी ऐसा होता है कि 40 रुपए केजी, 50 रुपए केजी तक टमाटर जाता है। एक बार तो 80 रुपए केजी टमाटर गया, लेकिन किसान को लाभ नहीं होगा इसका। किसान को यदि लाभ होना होगा तो उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी पड़ेगी और फूड प्रोसेसिंग के यूनिट डालने पड़ेंगे।
अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कल भी मैं कहा था, एक भुट्टा आता है जी एक भुट्टा आप बेच देंगे, किसान टनों से बेचता है, तो उसको एक भुट्टे का 1 रुपया भी नहीं आता है। जी लेकिन उसी भुट्टे की आप प्रोसेसिंग करोगे, मान लो 3 पत्थर रखो, लकड़ी डालो और भुट्टा उस पर सेको, तो हमें वो किसान 10 रुपए को भुट्टा लेकर खाता है। वो भुट्टे को यदि बॉईल करेंगे, मक्खन लगाएंगे, नींबू उछेड़ेंगे तो 20 रुपए हो जाता है। भुट्टे के दाने निकालो, पॉपकॉर्न करो तो 50 रुपए हो जाता है। उसी भुट्टे का आप सूप करो तो 100-125 रुपया सूखता है। भुट्टा है 1 रुपए का। लेकिन एक किसान नहीं कर सकता, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग के यूनिट हम वहां डाल सकते हैं, और उसके माध्यम से जो भी किसान की फसल है, जब दाम आया है उसको मूल्य है बेच दो, मूल्य नहीं है उसकी प्रोसीजर करके उसको मूल्यवर्धित करने की प्रक्रिया करो, अच्छा पैकेजिंग करो, उसको कई ज्यादा मूल्यों में उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और मूल्य भी बढ़ेगा। मैं महाराष्ट्र का एक आपका महाबलेश्वर का नाम सुना है, वहां ये आता है स्ट्रॉबेरी जी। तो अभी स्ट्रॉबेरी वहां तो किसान क्या कर, व्यापारी क्या करते हैं, रेट तय करते हैं, 100 रुपए केजी लेंगे, 50 रुपए केजी लेंगे। और अब मैं यहाँ काशी में देखा स्ट्रॉबेरी को, कल दिल्ली में भी देखा, देहरादून में देखा, 200 रुपए 250 रुपए केजी स्ट्रॉबेरी। लेकिन वहां किसान से कितने रुपए में उठाते हो, 60-70 रुपए में। लेकिन उसी महाबलेश्वर में वहां के किसानों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, स्ट्रॉबेरी की कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो क्या करते हैं, वो सब स्ट्रॉबेरी परचेस करते हैं, जब बाजार में मूल्य उनको बेचते हैं, नहीं तो जो जूस बनाने वाली फैक्ट्री है उनको बेचते हैं। अभी एक बार वो सोसाइटी ने दिमाग लगाया, व्यापारी जो थे वो अच्छी स्ट्रॉबेरी जो है वो 60 रुपए 70 रुपए केजी किसानों से उठा रहे थे, 60 रुपए की। अब ये सोसाइटी ने दिमाग लगाया, वो सोसाइटी ने कहा जो रॉ स्ट्रॉबेरी है कोई लेगा नहीं, ऐसी स्ट्रॉबेरी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी 80 रुपए केजी से उठाएगी। अभी जो स्ट्रॉबेरी को कोई मूल्य नहीं, व्यापारी रिजेक्ट कर दिया है, ऐसे स्ट्रॉबेरी का मूल्य वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 80 रुपए तय किया। अभी उसका परिणाम क्या हो गया, जो व्यापारी थे वो डर गए, अरे ये तो खराब स्ट्रॉबेरी 80 रुपए में ले रहे, तो अच्छी स्ट्रॉबेरी किसान उनको 80 रुपए में दे सकता है, हम दाम बढ़ा देते हैं, और 120-130 रुपए केजी से किसानों की स्ट्रॉबेरी व्यापारियों ने परचेस की। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी मान लो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि वही स्ट्रॉबेरी का जूस बनाने का यूनिट वही गांव में डाल देती है, तो ट्रांसपोर्ट खर्चा बचेगा। जो स्ट्रॉबेरी बाहर नहीं जा रही है, मूल्य नहीं है, वो स्ट्रॉबेरी को आप डालो, उसका जूस बनाओ, पैकेजिंग करो, देश भर जूस को बेचो, 1 साल की लाइफ भी बढ़ेगी, मूल्य भी बढ़ेगा। लेकिन इसको कोऑपरेटिव के थ्रू सब किसानों को एक साथ आकर ये करना पड़ेगा, और ये सहकारी तो उसका रास्ता। इससे माध्यम से रोजगार भी मिलेगा, गांव से पलायन जो है गांव में रुकेगा, जाने की आवश्यकता नहीं, खेती में लोगों को पैसा दिखेगा, वहीं आएंगे, वहीं यूनिट डालना चाहिए। आज क्या होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां यूनिट जो है बड़े बड़े सिटी में है, सरकार के ऑफिस क्या है सिटी में है, सब बड़े बड़े सुविधाएं कहाँ है, सिटी में है। तो गांव के किसान के बेटे को लगता है भाई सब तो वहां है, मैं यहाँ क्या करूंगा। यदि वही थोड़ा वहां से निकाल कर गांव में लाएंगे, तो मान लो 1000 रुपया रोज मुंबई में मिल रहा है, और मान लो हमारे यहाँ के गांव में 400 रुपया मिल रहा है, तो वो 400 रुपये वाला बहुत खुशी से रहेगा, वो 1000 रुपया उसको बहुत कम लगेगा। लेकिन वो 400 रुपया मिनिमम मिलने की व्यवस्था हो जाए, और इसलिए सहकारिता के माध्यम से मैं वही कहता हूं, एक तो मूल्य बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं, और जो जिसका अर्निंग है वो अर्निंग भी बढ़ाने का काम सहकारिता कर सकते हैं। मैं उदाहरण कैसे, तो खेती कर रहे, तो खेती के साथ आप पशुपालन करो, खेती के साथ आप कुक्कुट पालन करो, खेती के साथ आप छोटे मोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालो, तो ये साइकिल आप रोटेशन में करेंगे तो वहां मजदूरी भी उसको पूरी मिलेगी। जो काम करने वाले मजदूर है वो एक ही नहीं, एक यूनिट डालेंगे तो उतने में सफिशिएंट नहीं होगा। आज मजदूरी मिलेगी, फिर महीने बाद नहीं मिली, तो इसलिए आपको साइकिल बनानी पड़ेगी वर्ष भर की, तो सब लोगों का पलायन रुकेगा, और वो सहकारिता माध्यम से इसको बिठा सकते। आप गांव में सोलर लाइए कोऑपरेटिव से, उसके सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, वो उससे भी रोजगार मिलेगा। कई प्रकार के एग्जाम्पल है इसमें। जी बिल्कुल, पलायन रोक सकते हैं सहकारिता के माध्यम। जी बिल्कुल, और सहकारिता के माध्यम से ही ये संभव भी है कि जब हम सब मिल करके काम करेंगे, एक दूसरे के लिए सोचेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। बात युवा की अगर हम करते हैं अपने देश में, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व आप कर चुके हैं, तो क्या अनुभव है आपका अभी जो मौजूदा हालात हमारे देश के, युवा की क्या मानसिक स्थिति है, क्या दशा और दिशा है उनकी? देखिए, आजकल युवा को एक लगा है कि मेरे कपड़े की इस्त्री
बिगड़े बगैर मुझे काम मिले तो मुझे रोजगार मिला है जी। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं मुंबई में था, मैंने एक प्लम्बर को बुला लिया, तो वो प्लम्बर आया, कुछ नहीं था, मेरा बाथरूम चौकअप हुआ था, तो प्लम्बर आया, उसने वो नेट निकाल दिया, हाथ डाल दिया, कचरा निकाला, एक बैग से तार निकाली, वो डाली, ठक ठक करी, फटफट नल चालू किए, पानी बहने लगा। मैंने हो गया बोले। मैंने बोला कितना होगा? 500 रुपये। काम गिन कर उन्होंने 8 से 10 मिनट किए, लेकिन 500 रुपये उसको अभी हम ना भी नहीं बोल सके हम कि तो बाथरूम चौकअप था, और उसने 7-8 मिनट में बाथरूम खाली कर दिया, 500 रुपये उसकी मजदूरी हो गई जी। अभी पढ़ा लिखा युवा ये करने को तैयार नहीं है, वो करेगा तो हाथ भी डालने की जरूरत नहीं, वो छोटा इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप कर सकता है जी। लेकिन आजकल के युवा को क्या है, मेरे मर्जी का रोजगार चाहिए, जो रोजगार है उसमें जाने को तैयार नहीं है वो। उसने एक अपने दिमाग में रोजगार का फ्रेम बनाया है, मुझे ऐसा काम मिला तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, और उसके कारण बेरोजगार है, बाकी दूसरा कोई ये नहीं है। फिर भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री ने कई प्रकार के स्टार्टअप के माध्यम से कई प्रकार के रोजगार, नए नए यूनिट, नए, लेकिन युवा में ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है भारतीय युवा, टैलेंट है। दुनिया में आप देखेंगे तो 4 लोग टैलेंट के खड़े होंगे तो उसमें से 3 भारतीय मिलेंगे, इतना टैलेंट हमारे देश के युवाओं में है। थोड़ी सी आवश्यकता है कि उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की, और वो विधायी परिषद के माध्यम से हम यही करते थे, यहाँ का ब्रेन यहाँ रहे, जिसके कारण हमारे देश का उनके ब्रेन का उपयोग हो। ये विधायी परिषद के माध्यम से आज का भी युवा इसके पीछे आ रहा है, और मैं आज के युवाओं को ये कहूंगा, आइए, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ऐसा है, आप रोजगार मांगने के लिए मत जाइए, आप रोजगार देने वाले होइए। मैं छोटा एग्जांपल दिया है अमूल का, अमूल आज 50 लाख लोगों को रोजगार देता है, क्या बात है, 60,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है, ये कोऑपरेटिव के माध्यम से उन्होंने खड़ा किया है। ऐसे कई कोऑपरेटिव सोसाइटियां है कि जो हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। तो मैं युवाओं को यही करूँ, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा क्षेत्र है, ये कोऑपरेटिव का जीवन के हर क्षेत्र में आरंभ कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप सोलर में कोऑपरेटिव में सोलर कोऑपरेटिव बना सकते हैं, एजुकेशन की कोऑपरेटिव बना सकते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल कर सकते हैं, कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट आ सकता है, कोऑपरेटिव टूरिज्म आ सकता है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव आ सकता है। आप किसी भी प्रकार का आप मुझे कोऑपरेटिव बताइए, मैं आपको, और कोऑपरेटिव है भी इतना इजी, मैं बहुत पसंद आया ना, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ जी। मान लो आपके, हम काशी में बाबा भोलेनाथ के नगरी में बैठे हैं, तो मंदिर के बाहर सब लोग भीख मांगने के लिए बैठते हैं जी। तो भोले बाबा की कृपा आज इनके ऊपर हो गई, कल इनके ऊपर होती है, किसी ना किसी पे एक पर होती है। तो मैंने तय किया कि आज मैं 10 रुपया बांटना है, तो मैं बांटते बांटते जाता हूँ, यहाँ 10 रुपया समाप्त हो गए तो आगे के लोगों को मिलते नहीं, निकल जाता हूँ। कोई 5 तय करता तो यही समाप्त होता है जी। कोई ज्यादा तय करता तो और आगे जाता है। ध्यान में आता है कि किसी को बहुत मिल गए, किसी को थोड़े मिल गए, किसी को कुछ भी नहीं मिले, ऐसा होता है जी। तो वो भिखारी लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि भाई ऐसा करेंगे, हम सब लोग बैठेंगे, अपने बैठने की जगह भी पक्की है, अपनी कटोरी भी पक्की है जी। एक काम करेंगे, सुबह बैठेंगे, मंदिर जब बंद हो जाएगा तब अपनी कटोरी जो है सब मिलकर एक जगह डाल देंगे, और जितने हम लोग बैठे हैं उतने लोग उसको डिवाइड करके जो सबको हम इक्वल अमाउंट लेंगे। दैट इज कोऑपरेटिव। विदाउट रजिस्ट्रेशन किया ये सहकारिता हो सकती है जी। अभी कभी हम लोग सब देखते हैं, होटल में आता है ना भाई, कई बार होटल में भोजन करते हैं तो टिप हम रखते हैं जी। तो कई जगह ऐसा होता है कि उसका एक बॉक्स रखा जाता है, वो टिप उसमें डालते हैं, और जितने वेटर है उतने उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब ये तो कॉर्पोरेट तो हुआ है, इसी को तो सहकारिता कहते हैं। ये बैंक, ये क्रेडिट सोसाइटी, ये वहीं से तो आई है, और ये इतना बड़ा क्षेत्र है। संख्या के बारे में मैं आपको बता दूं, आंकड़ेवारी के बारे में, आज हमारे भारत में 8.5 लाख से 9 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर है जी। लगभग 32 करोड़ लोग इसके मेंबर हैं, और हमारे देश के बजट में 27% कॉन्ट्रीब्यूशन ये कोऑपरेटिव का है, बहुत बड़ा। और रोजगार के बारे में बताऊंगा तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, अमूल 50 लाख लोगों को रोजगार देता है जी। ऐसे एक कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे महाभारत वर्ष में 1550 कोऑपरेटिव बैंक है। अभी वो बैंक लोन देती है, वो तो रोजगार हो गया, वो लोग जिसने लोन लिया उसने यूनिट डाल दिया, उसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिल गया। ऐसा आप काउंट करेंगे तो करोड़ों लोगों को रोजगार देने का एक स्रोत जो है वो है सहकारिता जी।
और जब सहकारिता के विस्तार की हम बात कर रहे हैं और विस्तार इतना विस्तृत है, इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं और इतनी संख्या में कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे देश में चल रही हैं, फिर हम क्यों सोच रहे हैं? हमें भी कुछ सोचना चाहिए ऐसा जिससे हम अपना तो विकास करें ही, अपने देश का भी विकास करें। और जब विकास की बात आती है तो आजकल चर्चा है कि भारत विकासशील से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, यानी हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। तो भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में, इसे विश्व गुरु बनाने में सहकार भारती किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रही है? देखिए, सहकार भारती आज पूरे भारतवर्ष में 600 से ज्यादा जिलों में सहकार भारती काम कर रही है और लगभग 50 प्रकार की कोऑपरेटिव देश में चलती है। उनका एक अलग अलग प्रकार के, हम उसको प्रकोष्ठ कहते हैं, सेल अंग्रेजी में, यानी मिल्क प्रकोष्ठ है, यानी सहकारी दूध संघ है। उसके बाद में मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गांव की विकास सोसाइटी है, लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपका काशी का क्षेत्र है, यहाँ तो वीवर्स यानी बुनकर, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऐसे अलग अलग जो कोऑपरेटिव शुगर मिल है, कोऑपरेटिव कॉटन मिल है, ऐसे जितने भी अलग अलग कोऑपरेटिव से क्षेत्र है, हमने इस वर्ष लगभग 15 प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटी के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हमने किए हैं। तो वो सम्मेलन के माध्यम से वो कोऑपरेटिव में उनके जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, उनको आर्थिक प्रॉब्लम है तो हमारे भारत सरकार ने एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, उसके माध्यम से, एनसीडीसी के माध्यम से पिछले बार 50,000 करोड़ रुपया ये कोऑपरेटिव के क्षेत्र को दिए गए। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी चल रही है और उसको और उनकी डेवलपमेंट करनी है तो उनके लिए नाम मात्र ब्याज दर पे ये एनसीडीसी पैसा उपलब्ध कराती है। तो ऐसे अभी इफ्को है हमारे यहाँ, भारत के हर गांव में इफ्को का खाद गया है, यूरिया गया है हर किसान के पास। ये इफ्को भी 100% कोऑपरेटिव है। अभी इफ्को ने नैनो टेक्नोलॉजी लाई है, यानी 7 केजी यूरिया एक थैले में आता था, अभी 1 लीटर के बॉटल में लिक्विड यूरिया आ जाएगा। उससे वेस्टेज भी कम हो जाएगा और डायरेक्ट वो फसल के बुन तक, वो जले तक चले जाएगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। ये नैनो टेक्नोलॉजी अभी और भी वो कर रहे, ड्रोन के द्वारा स्प्रे करने का भी हमारे इफ्को ने निकाला है। ये इफ्को भी कोऑपरेटिव है। ये कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने $7 मिलियन इकोनॉमी की बात की है, वो बिना कोऑपरेटिव के संभव नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह, ये दोनों भी जानते हैं कि ये कोऑपरेटिव के सिवा संभव नहीं है। और इसलिए उन्होंने पहल की, और एक पहल उन्होंने की, 3 बड़ी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अनाउंस उन्होंने किया है। ये कि आज हमारा देश बीज के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है, हम बाहर से बीज ला रहे हैं। तो हमारे केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि एक मल्टी स्टेट बीज की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। दूसरी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जो किसानों का जो उत्पाद है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक निर्यात कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज। और तीसरी जो बनाई है, मैंने जो इफ्को का उदाहरण दिया आपको यूरिया का, वैसे ही ऑर्गेनिक खाद, क्यों तो आने वाले समय में ऑर्गेनिक लोगों को आवश्यकता है, क्यों तो बीमारियां बढ़ रही है। एक समय आवश्यकता थी इसलिए यूरिया का उपयोग किया और फसल उत्पादन बढ़ा दी है। आज आवश्यकता है शुद्ध अनाज मिले, इसके लिए शुद्ध खाद भी डालना चाहिए। तो इसलिए ऑर्गेनिक खाद की भी मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी केंद्र सरकार ने बनाई है। ऐसे 3 सोसाइटी अभी डिक्लेयर किया है, उसका काम आरंभ हो गया है। वो भी इफ्को और अमूल जैसी बड़ी हमारे देश में बनेगी। उसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, उसके माध्यम से इकोनॉमी भी ग्रोथ हो सकती है। एक बहुत बड़ा मार्ग है ये कोऑपरेटिव। जी बिल्कुल, यानी कि सहभागिता के साथ, विकास के साथ में जो वातावरण है, जो समय की मांग है, उस पर भी पैनी नजर रखता है हमारा सहकार भारती। और इसी के साथ साथ सहकार भारती के अगर कार्य प्रणाली और इसकी प्रगति की चर्चा करें तो पूरे भारतवर्ष में इसका क्या रिजल्ट है, इस पे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है जो है, और ऐसे में जब हम उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम चलते हैं तो बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। सहकार भारती में क्या कुछ बदलता है जब हम उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम जाते हैं? हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न आपने खड़ा किया। देखिए, ये सहकारिता मूवमेंट जो है, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, थोड़ा उत्तर में इसका प्रभाव कम दिखाई देता है और दक्षिण में इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। और दक्षिण में सहकारिता में प्रयोग भी बहुत हुए हैं। तो यानी गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है,
इधर कोऑपरेटिव के आपको अलग अलग प्रकार के कोऑपरेटिव देखने की मिलेगी। जी यानी अभी मैं आप जाएंगे आनंद में तो गैस की पाइपलाइन कोऑपरेटिव के थ्रू बिछी हुई है, यानी जी जो घर में आपके गैस कनेक्शन है जी वो कोऑपरेटिव के थ्रू दिया गया हुआ है। जी उसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की कोऑपरेटिव आपको देखने को जी मिलेगी। आप गुजरात कर्नाटक में जाएंगे तो कोऑपरेटिव के मॉल है, डीमार्ट को भी फाइट कर सकता है। जी ऐसा सहकारिता पे चलने वाले कोऑपरेटिव मॉल आपको कर्नाटक में आपको मिल सकती है। कोऑपरेटिव की कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन का भी कोऑपरेटिव के माध्यम से किया है, ऐसा आपको कर्नाटक में भी देखने को जी मिलेगा। महाराष्ट्र को देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में कि अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव है। जी यानी सोलर की कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, 8 जिलों में कोऑपरेटिव हॉस्पिटल महाराष्ट्र में चलते हैं। जी आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में है तो आपका नंबर जल्दी लगता नहीं है, कम पैसे है, लेकिन और प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका पूरा जेब खाली हो जाता है, फिर भी ट्रीटमेंट पूरी नहीं होती। तो सहकारिता के माध्यम से कोऑपरेटिव हॉस्पिटल शुरू होने चाहिए। तो महाराष्ट्र में 8 जिलों में कोऑपरेटिव हॉस्पिटल चलते जी हैं। तो ऐसे जीवन के अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव के प्रयोग महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, इधर हुए। थोड़ा ये उत्तर के साइड में थोड़ा इसका अभाव दिखता है, लेकिन उत्तर के इधर देखेंगे तो आप थोड़ा मिल्क में काम हो रहा है, थोड़ा कंज्यूमर स्टोर्स में फार्मर्स के लिए काम हो रहा है। आप देखेंगे तो किसानों का जो मैंने फसल का कहा जी उसको परचेस करने के अच्छे बड़े बड़े कोऑपरेटिव आपको गुजरात में कर्नाटक में मिलेगी, जी जिनको एमएसपी की बात आई तो जी वो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने वहां पर किया है। अलग एक और एक मैंने अभी हमने पहल कर रहे हैं उत्तर में, अभी दिल्ली में हाँ, सहकार भारती के माध्यम से आईटी की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। आईटी की आईटी की जितने भी आईटी के लोग वही उसका मेंबर बन सकता है। जी और आज ये जितने एप्लीकेशन है, ऐप है, ये सब है, ऐसा कोऑपरेटिव के माध्यम से हम करेंगे। कोई प्राइवेट कंपनी करेगी तो वो लाखों में उसका बिल करेंगे, हमारे कोऑपरेटिव को आप देंगे काम तो एकदम सस्ते में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी, उसको जी प्रॉफिट ज्यादा नहीं चाहिए उसको। हम्म तो ऐसे आईटी के कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने दिल्ली में रजिस्टर की है मल्टी स्टेट। हम्म मैं और एक महाराष्ट्र के पुणे के कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र करूंगा जो अलग प्रकार की वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। जी तो वो तो बिजनेस ये सब हो सकती है, लेकिन हमारे पुणे में सायस नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आरंभ की है, 3 जी एक साल हो गए होंगे, लगभग 38,000 मेंबर उसके हैं। और ये फर्स्ट है इंडिया की ऐप बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहली है इंडिया की। आप मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए, सायस डाउनलोड करिए, वो अपलोड 1000 रुपए आपकी मेंबरशिप जाएगी जी और उसमें 700 रुपए के शेयर कैपिटल रहेगा, 300 रुपए एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। अभी इनका काम क्या है, तो मिडिल क्लास लोग जो है, मध्यम वर्गीय जो है, उनके सालाना महीने के 3-4 हजार रुपए सेविंग कैसे हो सकता है कोऑपरेटिव से, ये इन्होंने प्रयास किया है। मैं एग्जांपल दूंगा उन्होंने क्या किया है कि पहला काम उन्होंने किया है, अब ये डिश टीवी की कनेक्शन आप जी लेते हैं जी उसका महीने में 400-500 रुपया होगा। तो इन्होंने कहा हमारे 38,000 मेंबर है, हमारा मेंबर आपका कनेक्शन लेगा तो हमको क्या डिस्काउंट मिलेगा। जी तो उन्होंने कहा 100 रुपया महीना हम कम लेंगे आपके मेंबर से। हम्म तो महीने का एक 100 रुपया हमारे मेंबर का बच गया। जी उन्होंने दूसरा बैंक से टाइप किया, ठाणे जनता सहकारी बैंक है, भारत की टॉप मोस्ट की कोऑपरेटिव बैंक है, उनसे टाइप क्या किया कि भाई हम लोन लेंगे हमारे मेंबर, जी तो उनको क्या छूट मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि 0.5% ब्याज दर हम उनसे कम लेंगे। जी अभी 40 लाख का मैंने हाउसिंग लोन लिया तो उसमें 0.5% इंटरेस्ट रेट कम, तो बहुत कितनी मायने बड़ी रखता उनकी है। सेविंग हो जाएगी। जी और मैंने स्वयं मेरे बीएसएनएल का रिचार्ज किया तो 2% मुझे उसके में डिस्काउंट मिला है। तो वो किसी भी लोगों से, किसी भी कंपनी से वो टाइप कर सकते हैं, जी और ये ऐप बेस्ड होने के कारण डायरेक्ट आपका वो कंपनी से, कस्टमर से कनेक्शन होगा, बीच में सोसाइटी को कोई काम ही नहीं रहेगा। ये ऐसा एक अलग प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे में रजिस्टर हुई शायद। तो ऐसे नए नए प्रयोग ये दक्षिण में ज्यादा हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी प्रयोग धर्मिता भी आवश्यक है सहकारिता के साथ साथ। सहकार भारती निरंतर नवोन्मेषी प्रयोग करती रहती है जिससे कि और हम उत्कृष्ट सेवाएं दे सकें जो भी भारत की जनता है, जो भी भारत के लोग हैं उनको हर क्षेत्र में। और ये जान के खुशी हो रही है कि अब प्रौद्योगिकी संस्थानों को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और आज के जो युवा पीढ़ी है उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ मिल सकता है। और इसी के साथ इसके इतिहास पे भी थोड़ी हम चर्चा करना चाहें क्योंकि अब ये रुचि लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे दर्शकों की भी बढ़ रही है कि आखिर ये कब शुरू हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, किन लोगों के मन में ये सुविचार आया, ये सत्प्रयास का प्रारंभ कहाँ से हुआ। देखिए सहकारिता तो मैंने कहा कि हमारा मूल चिंतन है, जी
लेकिन देखेंगे तो स्वाधीनता के बाद में हमारे देश में, स्वाधीनता से पहले और बाद में, जी पूंजीवाद का जमाना रहा, जी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी और उसके माध्यम से हमने देखा कि लोगों का शोषण होता रहा, जी अमीर अमीर बनते गए और गरीब गरीब बनते गए। जी तो इसी में हमारे आपातकाल का समय आया, इंदिरा जी गांधी जी ने संघ के सब लोगों को जेल के अंदर ठूसने का प्रयास किया। जी तो जेल के अंदर क्या था स्वयंसेवकों, तो सतीश मराठे है, हमारे ज्योतिंद्र भाई मेहता है, लक्ष्मणराव इनामदार है, जी ये सब लोगों ने चर्चा हो गई उसके अंदर कि भाई इसके लिए रास्ता क्या है। कम्युनिज्म, एक तरफ कम्युनिज्म था, एक तरफ पूंजीवाद था। जी कम्युनिज्म भी क्या था, तो संघर्ष छीन के लेने की बात करते थे। उसके कारण मुंबई के कई मिलें बंद हो गई, जी और जो कम से कम मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी भी मिली नहीं, जी। गरीब हो ज्यादा गरीब हो गया। जी। तो उस समय ऐसा विचार आया कि ये कोऑपरेटिव जो है वो इसको बचा सकता है। और हमारे देश में कोऑपरेटिव तो पहले से चलता था। 1904 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, तब से वो कानून के परिभाषा में आ गए। जी लेकिन मैंने जैसा कहा कि कोऑपरेटिव में विकृति आ गई, हम्म। सह के बजाय सो कर दिया, सो यानी स्वाहा, जी। सो यानी सबके लिए। जी तो वो स्वयंसेवकों ने जेल के अंदर चर्चा की, और उसमें से ऐसा लगा कि भाई ये कोऑपरेटिव को, क्षेत्र को यदि ठीक करना है, जी उसको ठीक चलाना है। आने वाले समय में भारत की लोक संख्या बढ़ने वाली है, जी तो बढ़ते हुए लोक संख्या में केवल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ये कोई सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो शोषण ही करेगा, जी और गवर्नमेंट जो है वो पूरा नहीं पड़ेगा। हम्म। तो ये बीच का रास्ता जो है वो सहकारिता ही है। और वो सहकारिता हमारे देश की जो है वो सोहा के पीछे पड़ी है। जी कई स्टेट में सहकारिता का सरकारीकरण हो गया, कई स्टेट में सहकारिता का परिवार में विलीन हो गया, और इसके कारण एक कुछ दिन सहकारिता के दिन थोड़े से खराब हो गए। जी तो ये जेल में चर्चा होने के बाद 11 जनवरी 1979 में पुणे में 79 में कि सहकार भारती की स्थापना हो गई। जी और ये इसका उद्देश्य ये था कि सहकारिता बचेगी तो देश बचेगा। आम व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति किस माध्यम से आ सकती है, जी तो सहकारिता से ही आ सकती है। और इसके कारण सहकार भारती का जन्म हुआ, और उसमें ऐसा तय किया गया कि सहकारिता में शुद्धि, वृद्धि और उसके माध्यम से समृद्धि, ये जी। 30 श्रुतीय कार्यक्रम सहकार भारती ने आरंभ किया। और शुरू से सहकार भारती ने जो सहकारिता ठीक चल रही है उनको प्रोत्साहन देना, जो सहकारिता ठीक नहीं चल रही है उनका ठीक से प्रशिक्षण करना, जी जो सहकारिता समितियां बंद पड़ी है, सोसाइटियां, उनको पुनर्जीवन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सहकार भारती ये करते हैं। फिर सहकार भारती के माध्यम से कानून में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण सहकारिता ठीक चले। जैसे कि चेयरमैन बना रहता है वो 20 साल 25 साल से बनाए। जी सहकार भारती ने प्रयास किया कि 2 टर्म से ज्यादा चेयरमैन नहीं बनेगा, जी तो परिवार से थोड़ा बाहर सहकारिता आ सकती है। ऐसे कई अच्छे प्रयास सहकारिता ने सहकार भारती के माध्यम से ये सहकारिता में किए। और एक प्रयास सहकार भारती का बहुत बड़ा है, महत्व का, जिसको दर्शकों ने ध्यान में रखना चाहिए कि ये सहकारिता जो है वो स्टेट का विषय है। जी हाँ, तो राज्य में था तो वहाँ अपने मर्जी से चलता था। जी तो हमने विचार किया कि भाई इसकी ग्रोथ होनी है, इसको बढ़ाना है, और इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन जी बढ़ाना है, तो इसको केंद्र सरकार में भी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री होनी चाहिए। जी इसका प्रयास सहकार भारती ने किया, और नरेंद्र भाई और मोदी जी की दृष्टि से विजन होने के कारण, क्योंकि तो नरेंद्र मोदी, अमित भाई भी एक छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी से उनका पॉलिटिकल करियर आरंभ हुआ जी है, तो उनको भी इनकी शक्ति क्या है पता था। और इसलिए 2019 में सेंट्रल में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का गठन हुआ, और सौभाग्य से पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित भाई बने, और जी। इसके कारण आज भारत के जन जन में कोऑपरेटिव का विषय जो है ये सहकार भारती पहुंचाने में सफल रही। क्या बात है। तो अब हमारे दर्शक, बहुत सारे जो युवा साथी हैं वो ये सोच रहे हैं कि किस माध्यम से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो बना सकते हैं या जोड़ सकते हैं, और अपनी जो भी सोच है उसको हम प्लेटफॉर्म पे उतार सकते हैं। क्या वो माध्यम है, कोई वेबसाइट है जहां से और जानकारी ले सकते हैं इससे जुड़ने के लिए, इस तरीके की संस्था को डेवलप करने के लिए? हर गवर्नमेंट की उनके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि आप वेबसाइट पे जाइए जी या तो आपके मन में किसी भी चीज की, मान लो ओला उबेर हो, एग्जांपल देता हूँ, किसी ने बैठे एक ऐप बना दिया और ओला उबेर स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी ओला उबेर का क्या है, 30% 40% कमीशन बैठे बैठे कंपनी को जाता है।
और टैक्सी वालों को भी कम मिलता है और जो टैक्सी में बैठने वाले कस्टमर उनको भी कम मिलता है। जी लेकिन आप जैसे दर्शक में से कुछ युवा आ गए और युवाओं ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और वैसे ओला उबेर जैसी टैक्सी सर्विस शुरू की, तो आप 10% 5% में काम कर सकते हो। दर्शकों को यानी वो कस्टमर को भी पैसा कम मिलेगा और टैक्सी चलाने वाले को भी पैसा ज्यादा मिलेगा जी और आपके सोसाइटी को भी पैसा बच सकता है। जी ऐसा मेरे दर्शक किसी भी उनके मन में जो आया उस विषय को लेके 8-10 दर्शक एकत्र आए, युवा इकट्ठे आए और 100-200 लोगों को मेंबर बनाए और उसका रजिस्ट्रेशन करे और अपना काम शुरू करे। लेकिन किसी भी चीज को थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता होती है। सहकारिता में आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन सहकारिता ये धीरे 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 चींटी के जैसे चलते चलते पूरी पहाड़ी को भी पार कर सकती है। इतनी क्षमता सहकारिता में है। आवश्यकता है विश्वास और पेशेंस की। जी बिल्कुल। और आजकल बात चल रही है राम राज्य की, यानी एक आदर्श समाज की। तो आदर्श समाज जिसमें भ्रष्टाचार भी ना हो, किसी तरीके का दुराचार भी ना हो, सबके साथ मिलकर काम करने की बात हो। तो सहकारिता की बात करते करते सबके मन में ये प्रश्न अब आ रहा है कि राम राज्य को स्थापित करने में सहकारिता की क्या भूमिका हो सकती है? प्रभु रामचंद्र ही सहकारिता के उदाहरण है। जी जब श्रीलंका राम जी चले गए तो आप देखा होगा तो वानर को लिया, इनको लिया, सब प्रकार के लोगों को एक साथ जोड़कर जी सबसे कम खर्चा ऐसी सेना ली कि उसका कोई खर्चा ही नहीं है। जी वानर सेना ले ली। ऐसे वानर सेना ने सब तबके के लोगों को साथ में लेकर सामूहिकता के माध्यम से राम जी ने श्रीलंका पर चढ़ाई की। जी चाहते तो राम जी एक क्षण में रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको अपना अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करने की परमिशन दी। जी वैसे ही सहकारिता है, सबका साथ सबका विकास, जी। ये सहकारिता से संभव है कि तो सब मिलकर इसको चलाते हैं, जी। कोई अकेला नहीं चलाता है। जी यही तो प्रभु रामचंद्र और सहकारिता में सामने है। सहकारिता का एग्जाम्पल ही प्रभु रामचंद्र है। जी और वहां पर भी वही बात है कि प्रामाणिकता, पारदर्शकता और संस्कार। सहकार में भी प्रामाणिकता, पारदर्शकता और संस्कार, ये 3 मूल्य यदि रखते हैं तो वरदुष्णु ही वरदुष्णु है। जी इतना ही मैं आप सबको कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। और अब एक दर्शकों की तरफ से व्यक्तिगत सवाल कि संजय पचपोर को कब ऐसा लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसी संस्थाओं को नेतृत्व देना चाहिए और युवा समाज जो दिग्भ्रमित है उसे भी सुमार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए? क्योंकि लोग तो अर्थ की कामना करते हैं, रोजगार की कामना करते हैं, अपने स्व को विस्तार देने की कामना से काम करते हैं। तो ये समाज के लिए जो आपकी दृष्टि थी, इसका विकास कैसे हुआ? देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ता था, 1989 की बात है। कश्मीर में हमने देखा कि इतने अत्याचार बहनों पे और इस पे हुए, तो कश्मीर की 2 छात्राएं हमारे कॉलेज में आई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन छात्राओं को लाया था जी और वो 2 छात्राओं ने कश्मीर की स्थिति का वर्णन किया कि आज कश्मीर कैसे धधक रहा है जी और अपने हिंदू बहनों माँ को वहाँ पर उनके भाई पति के सामने अत्याचार हो रहा है। सिगरेट पी के उनके स्तन पर उसको बुझा रहे हैं, लिख रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इस्लाम स्वीकार करता हूँ। ऐसा हिंदुओं पे, कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ। हजारों परिवार कश्मीर छोड़ के जा रहे। वो जो विदारक चित्र वो 2 छात्राओं ने वहाँ पर उनका वर्णन किया, उस समय मैंने तय किया कि कश्मीर के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और 11 सितंबर 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में चलो कश्मीर का नारा लगाया था जी और वहाँ स्वयं के खर्चे से, मैं उस समय न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था, उसमें से मुझे 100-150 रुपये महीना मिलता था 1990 में। उसमें से मैंने पैसे निकाल कर स्वयं के पैसों से 10,000 छात्र छात्राएं अपने पैसों से टिकट कटवा कर चलो कश्मीर लेकर कश्मीर गए थे। और जहाँ श्रीनगर के लाल चौराहे पे तिरंगे का अपमान हुआ था, वहाँ हमने नारा दिया, जहाँ हुआ तिरंगे का अपमान वहीं करें तिरंगे का सम्मान। ऐसा नारा देकर 10,000 छात्र छात्राएं हम कश्मीर के लिए कुछ किए थे। तो वीपी सिंह वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। हम वहाँ से जम्मू में, वहाँ मिलिट्री ने हमको अरेस्ट किया, पुलिस ने। फिर मिलिट्री आ गई, उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, हमको गोली मारने का आदेश दिया है वीपी सिंह ने, लेकिन हम अपने भाइयों पे गोली नहीं चला सकते, आप लोग कृपया करके यहाँ से वापस जाए। हम वहाँ से दिल्ली आए और वीपी सिंह को हमने साड़ी और चूड़ियाँ उनको दी कि भाई
हमको हमने पहराना नहीं दिया दोष, आप जाके तिरंगा लहराइए। ये मेरी एंट्री थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। तब से आज तक मैं उसी युवाओं को प्रेरित जागरूक, देश के लिए, समाज मेरा मैं समाज का, देश मेरा मैं देश का, ये भावना हर युवाओं के मन में जागे, इसके लिए मैं आज तक प्रयास करता रहा हूँ। और मुझे आश्वास है, याची देही याची डोळा, ऐसा मराठी में कहते हैं, यानी जो है वो जो कश्मीर का हमने आंदोलन किया और हमने हमारे आंखों के सामने 370 हत्या देखा, इसी प्रकार से मैं अयोध्या के दोनों कार सेवा में गया था जी। पहली कार सेवा में प्रयागराज के पास फाफामऊ रेलवे स्टेशन है, वहां से मैं पैदल चलकर 8-10 दिन पैदल चलकर अयोध्या गया था और गोली लगते लगते मैं बच गया, दूसरे माले से नीचे गिरा, 2 घंटा मैं वहां पर बेशुद्ध अवस्था में था। और दूसरी कार सेवा में भी मैं वाहिनी प्रमुख के नाते वहां गिराया था और पूरे ढांचे गिराने में मैंने वहां गिराने का भी काम किया। और इतना मैं भाग्यशाली हूं कि याची देही याची डोळा, मेरे आंखों के सामने वो मंदिर, भव्य मंदिर बनते हुए भी मैंने देखा। तो ये हमारे काम की प्रेरणा है। और मैं युवाओं को ये कहता हूँ कि धन संपत्ति ये कुछ नहीं है, ये यादें, ये जो समाज मेरा मैं समाज का, देश मेरा मैं देश का, ये भावना जो है यही सर्वोपरि है। जी बिल्कुल। तो उन हर्षोस उल्लासित मन में से एक मन आपका भी रहा, जिन्होंने राम मंदिर का संघर्ष भी देखा, न सिर्फ देखा बल्कि स्वयं उसके विक्टिम भी बने। और फिर एक समय ऐसा आया जब आपने राम राज्य का उत्कर्ष और राम मंदिर का उत्कर्ष भी देखा। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का भी एक सत्प्रयास है कि समाज को अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित कराए और जो हमारी मुख्य धारा है वेद शास्त्र की, उस तक उनकी राह ले जाए। और इसी सत्प्रयास के तहत हम ये कोशिश करते हैं कि आपके जैसे सत्यजन हमारे यहाँ आए और लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों को इतना ही कहूँगा, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च, आप सब लोग इससे साथ जुड़िए। आने वाला भविष्य ये संस्था के माध्यम से ही संभव है। इनका कार्य बहुत सराहनीय है। फिर से मैं दर्शकों का आह्वान करूंगा, आप इस संस्था से जुड़िए, इतना ही मैं सबसे कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी उपस्थिति से हमें कृतार्थ किया। और ऐसी आशा करते हैं कि जो प्रयास हमारे इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से किए जा रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व की पहचान कर सकें, अपनी संस्कृति और अपने सनातन परंपरा को जान सकें और उसे आगे भी ले जाएं, क्योंकि स्वयं का गौरव जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।